हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं। और इस क्लास को मैंने 2-3 बार लाइव करने की कोशिश की, बट ये लाइव नहीं हो पा रही है, तो मुझे मजबूर होकर इस क्लास को अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, क्लास होगी, रिकॉर्ड होगी, बस मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा बहुत मन था आप लोगों से बात करने का, क्योंकि एग्जाम टाइम आ रहा है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ बातचीत हो आप लोगों से। काफ़ी दिन से मेरी क्लास भी लाइव नहीं हुई थी। आप यहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो मैं सोच रहा था कि आपसे लाइव करूं, कुछ बातें करूं, आपके कुछ डाउट लूं, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं घर आया हुआ हूं। आपको पता है ईद का त्यौहार था, तो इस वजह से मैं कुछ घर आ गया था, और यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। लाइव नहीं हो पाती है, बस इशू ये है, लाइव नहीं होती है क्लास। यहाँ डाउनलोड की स्पीड बहुत अच्छी रहती है, लाइव में प्रॉब्लम होती है, तो लाइव नहीं हो पा रही थी। बाकी देखते हैं अब। ये सारी वीडियो जो भी होगी, आपको ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं उस डाउट को आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन ये निशान इसलिए लगा हुआ है, मैंने इसको करा दिया था अभी लाइव में। 2-3 क्वेश्चन कराए थे, ज्यादा मतलब मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ था, स्टॉप से लिखा था WQSM। स्टॉप से WQSM कैसे लिखा जा सकता है? आप कहेंगे भैया एस से डब्ल्यू जाने के लिए मुझे +4 जाना होगा। अगर मैं टी से क्यू जाना चाहूँ तो मुझे -3 करना होगा, यानी पहले वाले में +4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर +4 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे भैया 13 और 4 17 आ जाएगा। और दूसरे वाले पे -3 करूंगा तो एल आ जाएगा। और तीसरे वाले पे क्या हो रहा था? 15 से 19 पे जा रहा है, यानी फिर से +4 हो रहा है। अगर मैं फिर से +4 करूंगा तो 18 और 4 22 हो जाएगा। 22 पे होता है वी, तो QLV। और बाकी लास्ट वाला भी आप देख सकते हैं, -3 हो रहा है। अगर मैं -3 करूंगा तो एच आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए था वो हमारा एकदम राइट आंसर था, ठीक है। बाकी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें हमें ये बताना था कि इसमें गलत पद कौन सा है, यानी रॉन्ग टर्म कौन सा है। रॉन्ग टर्म कौन सा है? देखो, मैंने सीरीज के बारे में आपको दो बताया था। अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कितने तरीके से होती है? सीरीज इंक्रीज होती है दो तरीके से। एक तो होगी रैपिड इंक्रीज, यानी एकदम आगे बढ़ जाए, और एक होगी स्लोली इंक्रीज, यानी स्लोली इंक्रीज। तो अगर आप इस वाली सीरीज में देखेंगे, आप कहेंगे भैया यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो आप बोलेंगे भैया +1 हुआ, +6 हुआ, प्लस मेरे पास कितना हुआ? 22 हुआ। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं इन तीन टर्म को देख के कि ये स्लोली इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है? स्लोली इंक्रीज। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, 136 से 685 हुआ, फिर क्या हुआ? 685 से सीधे 4116 हुआ। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो सीरीज है ना वो रैपिड इंक्रीज हो रही है। रैपिड इंक्रीज का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। जब भी सीरीज रैपिडली इंक्रीज होती है तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, और जब भी सीरीज स्लोली इंक्रीज होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है। लेकिन आपने शुरू के टर्म देख के ये बता दिया कि ये स्लोली इंक्रीज हो रही है। जब आप लास्ट के टर्म पे गए तब आपको ये पता लगा कि भैया ये जो सीरीज है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, स्लोली इंक्रीज नहीं हो रही है। रैपिडली इंक्रीज में मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं आप मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगाऊंगा तो ये मैं रब कर देता हूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा बेहतर समझा पाऊँ कि किस तरीके से ये सीरीज वर्क कर रही है। 3 से 4 कैसे हो सकता है? आप कहेंगे भैया 3 से 1 गुना करूंगा, +1 करूंगा, 4 आ जाएगा। और 4 से 10 कैसे हो सकता है? 4 का 2 गुना करूंगा और +2 करूंगा, +2 करूंगा तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। देखो, अगर मैं इन दो से केवल इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करूं तो ये 10 से 30 बनना चाहिए था। 10 का 3 गुना +30, 3, ये होना चाहिए था 33। अगर मेरा 33 ठीक है, तो इस 33 का 4 गुना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। 4 गुना +4, क्या इस 33 का 4 गुना +4 136 आ रहा है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ रहा है। तो मेरा जो गलत टर्म थी वो गलत टर्म क्या थी? 32 थी। 32 ना होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था मेरे पास 33, क्योंकि 1 गुना +1, 2 गुना +2, 3 गुना +3 वाला लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। और ये मैंने लाइव में कराया था, इसलिए ये जो इसमें राउंड था वो बना हुआ था। आगे से नहीं होगा, क्योंकि यहीं तक 2-3 क्वेश्चन ही हो पाए थे, तब तक हमारी क्लास 3 बार एंड हो चुकी थी। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में हमसे बोला गया है कि टी से 33 लिखा गया है और ईट से 67 यानी 67 लिखा गया है, तो 8 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं भैया थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो लॉजिक है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका लॉजिक। इन्होंने किस तरीके से इसमें लॉजिक लगाया था, हालांकि मैं शायद अब तक मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन में ही इस तरीके का लॉजिक मैंने देखा था, जो लॉजिक इन्होंने इसमें फॉलो किया है। तो इसमें फॉलो क्या किया है इन्होंने? टी से 33 लिखा है। देखो, टी से 33 कैसे लिखा गया होगा? अगर मैं यहाँ पर एज इट इज जोड़ने जाऊँ, क्योंकि ये अभी बराबर लग रहा है, लगभग देखो बराबर लग रहा है, तो 20 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अगर मैं 26 में 7 कर दूंगा तो 33 आ जाएगा। आप कहेंगे भैया आ गया। अगर ये लॉजिक है तो इस दूसरे वाले में भी लगना चाहिए। देखो, दूसरे वाले तीनों वर्ड सेम है, 5, 1 और 20, यानी आएगा तो ये भी 26, ये 26 आ गया। और जब ये भी 26 आ गया तो ये तो 67 हो गया, यानी बहुत ज्यादा चेंज है। ये भी 26 रहा है, ये हो रहा है 67। ये भी 26 रहा है, ये हो रहा है 33, यानी ये लॉजिक तो किसी भी हाल में लगा हुआ नहीं है। ये लॉजिक तो हम लगा ही नहीं सकते। और एक बात और देखो, देखो पता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से वर्ड सेट किए, TEA, EAT और ATE, मतलब
जो लेटर है वो तो चेंज किया ही नहीं है, लेटर चेंज नहीं किए। अगर लेटर चेंज नहीं किए और यहाँ पर इतनी चेंजिंग आ रही है तो ये पता है पोजीशन की वजह से ही हो सकती है, जो लेटर की पोजीशन है। अगर आप इस टी को थोड़ा सा और अच्छे से सोचेंगे, इन्होंने पता है क्या देखा था, इसको इन्होंने एक गुना किया था, ये 20 हो जाता है, प्लस किया है। दूसरे वाले को इन्होंने दो गुना किया है, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब प्लस कर दूंगा, तीसरे वाले को इन्होंने कितना किया है, 3 गुना, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 33। कितना आ गया, आप बोलेंगे भैया 33। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इस एट ईट में भी यही होना चाहिए था। इस ईट में इसका 1 गुना 5 आ जाएगा, और मैं फिर प्लस करूंगा, इसका 2 गुना करूंगा और इसका 3 गुना करूंगा, यानी 60 आ जाएगा। क्या ये 67 आ रहा है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल 67 आ रहा है। मतलब पहले वाले का 1 गुना जोड़ दो, दूसरे वाले का 2 गुना, और तीसरे वाले का 3 गुना करके जोड़ दो। पहले वाले का 1 गुना करूंगा 1 आ जाएगा, दूसरे वाले का अगर मैं 2 गुना करने जाऊंगा तो 40 आ जाएगा, तीसरे वाले का 3 गुना करने जाऊंगा तो 15 आ जाएगा, और 1 40 15 को अगर जोड़ूंगा तो 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, आप बोलेंगे भैया राइट आंसर होगा इसका 56। कितना, 56 यानी 56। ओके, कितना हो गया था, 56 हो गया था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोला है, क्या बोला है, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अर्चना ने कहा, अर्चना ने कहा, अर्चना क्या कह रही है, अर्चना बोल रही है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादा यानी अगर ये अर्चना है, इधर कौन है, इधर है मेरे पास अर्चना। अर्चना के जो दादा हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, अर्चना के पिता के पिता, अर्चना के पिता के पिता, अर्चना के पिता के पिता कौन हो जाएंगे, अर्चना के दादा। ये हो गए अर्चना के दादा। मेरे दादा के इकलौते बेटा, दादा का इकलौता बेटा कौन होता है, यानी हमारा जो पिता होते हैं वही तो दादा के इकलौते बेटे होते हैं, यानी अर्चना के पिता, इकलौते बेटे का बेटा, इकलौते बेटे का बेटा यानी अर्चना के पिता का बेटा, अर्चना के पिता का बेटा अर्चना का कौन हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया अर्चना का हो जाएगा ये। इसी के बारे में पूछा था कि वह आदमी अर्चना से कैसे संबंधित है, तो वो आदमी अर्चना का कौन है, वो आदमी है अर्चना का भाई। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक। और ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा ना दिख रहा हो, मतलब अच्छा इन द सेंस इसका जो ये इमेज है ना वो थोड़ा ब्लर है, और ये ब्लर मैंने नहीं किया, ये ब्लर इन्होंने क्वेश्चन में ही डाला था। और ये जो क्वेश्चन होता है मैं इसको क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए से इस वजह से, और ये भी ना अपने बुक में क्या करते हैं, डायग्राम को मतलब मॉक टेस्ट में डायग्राम को स्कैन करके ही लगाते हैं। तो मैं लेकिन बता दूंगा, आपने लोगों ने मॉक में भी देखा होगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। इसमें क्या बोला है, देखो एक वेन डायग्राम दे रखा है, उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो भाषाएं जानते हैं, यानी इस वेन डायग्राम में भाषाएं जानने वाले, इसमें हिंदी जानने वाले मैं थोड़ा सा क्लियर करके थोड़ा लिख दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो समझने में। और मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा अलग बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ था। ये था, देखो ये डायग्राम था। और इस डायग्राम में मैं अब क्या करूंगा, मैं सारे जो टर्म इन्होंने लिख रखी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये हिंदी के लिए था, और ये वाला किसके लिए था, ये इंग्लिश के लिए था, क्लियर है। और ये वाला किसके लिए है, ये फ्रेंच के लिए, किसके लिए, फ्रेंच के लिए, फ्रेंच। तो यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर 170 लिखा हुआ है, अगर आप वहां नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, 120 लिखा है, यहाँ 220 लिखा है, और यहाँ कितना लिखा है, 110, 110, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 100। अब हमसे इन्होंने ये बोला है, क्या बोला है, सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले व्यक्तियों से व्यक्ति से ना जानने वाले लोगों से क्या अनुपात है। सभी भाषाएं कौन जान रहा है, आप कहेंगे भैया सभी भाषाएं केवल ये लोग जान रहे हैं, यानी ये जो 100 लोग हैं, ये जो 100 लोग हैं वो सभी भाषाएं जान रहे हैं। देखो इंग्लिश भी जान रहे हैं, हिंदी भी जान रहे हैं, और फ्रेंच भी जान रहे हैं। तो ये बोला है कि ये सभी भाषाएं जानने वालों का फ्रेंच ना जानने वालों से। अब फ्रेंच ना जानने वाले कौन हो जाएंगे, देखो फ्रेंच जानने वाले में तो ये वाला सर्कल आ जाएगा, ये पूरा, यानी इनको छोड़कर वो लोग हैं जो फ्रेंच नहीं जानते हैं। इतने लोगों को छोड़कर, इतने लोगों को छोड़कर, मतलब 200 ये है, 120 ये है, और 220 ये है, 200 ये, 120 ये, 320 और 220 ये, यानी 540, 500 कितने हो गए, 540, 540 ये रेशो पूछा है। 2 से कट जाएगा, ये कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और ये 27 बार, तो 5:27, 5:27 किसमें है, 5:27 है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्या यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन था क्लॉक से। क्लॉक में उन्होंने क्या बोला है, क्लॉक में हमसे बोला था एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, यानी कितने डिग्री घूम जाएगी। मैं आपको क्लॉक में हमेशा एक बात बताता हूँ, 12 घंटे में जो पूरी अगर घंटे वाली जो सुई होती है 12 घंटे में कितना घूम जाती है, 12 घंटे में सिंपल ये 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि ये 12 से स्टार्ट करेगी, 12 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी। अगर हम यहाँ से 1 घंटे में निकालें तो ये 1 घंटे में घूम जाती है 30 डिग्री, कितना घूम जाती है, 30 डिग्री।
और आप मुझे ये बताओ 12 बजे से लेकर 5:10 तक कितने घंटे हुए? देखो 5 बजे तक तो 5 घंटे हो गए, इस 10 मिनट को भी मैं घंटे बना लेता हूँ। जब मैं 10 मिनट को घंटे बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/6, यानी 5 घंटे, 5 + 1/6 घंटे, 5 + 1/6 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? 31/6 घंटे। 31/6 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है तो 31/6 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगी? यहाँ पर 31/6 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 31/6 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इन सवालों को करने का, ये बहुत ही बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीका है। ये कितना हो जाएगा? 155 डिग्री, ठीक है। 155 डिग्री कितना घूमेगी? 155 डिग्री। मैंने इस मिनट को क्यों बनाया घंटे में? क्योंकि मिनट आपको कंफ्यूज करते, तो मैंने क्या किया, सारे घंटे ही बना लिए, या आप सारे मिनट भी बना सकते हैं, बट घंटे की बात कर रहा है, घंटे से निकालना आसान होता है क्योंकि हमें सीधे 12 को 360 के बराबर रखना होता है। तो मैंने क्या किया था, सीधे वहां पर घंटे से मतलब मिनट को भी घंटे में बना लिया था। अगला सवाल है, एक डाइस का सवाल है, एक पासी की 3 स्थितियां दी गई हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाले अंक का पता लगाना है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहां पर क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं एलिमिनेट करने जाऊंगा तो आप कहेंगे भैया 5 इधर है, 5 इधर कभी नहीं होगा, एक डाइस पर एक जैसी दो संख्याएं नहीं लिखी होती हैं। अब वो 5 तो कट गया। दूसरी बात, अब मैं इनके अपोजिट निकालने की अगर कोशिश करूं तो अपोजिट निकाल सकता हूं मैं, किससे निकाल सकता हूं आप ये बताओ? 5, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इन दो से मैं इनके अपोजिट निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से क्लॉक वाइज चलूंगा यानी 5 से स्टार्ट करूंगा, 5 6 और ये 1, कितना करूंगा, ये 5 ये 6 और ये 1, और यहाँ पर अगर मैं इसका क्लॉक वाइज निकालूंगा 5 और ये क्वेश्चन मार्क और फिर ये 3। तो एक बात और कंफर्म हो गई, आप कहेंगे भैया क्या कंफर्म हुआ? 3 के अपोजिट 1 आएगा, 3 के अपोजिट 1 आएगा तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता क्योंकि 3 के अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट होगा, 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 6 के अपोजिट होगा, क्या होगा? 6 के अपोजिट, देखो यही तो दिख रहा है आपको, 6 के अपोजिट होगा, जब 6 के अपोजिट होगा तो 6 नहीं हो सकता। कुछ भी नंबर होगा वो 6 के अपोजिट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 के अपोजिट नंबर आ रहा है तो 6 नहीं होगा। अब मेरे पास केवल और केवल एक ही बचा, 2। इसी तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं मेरे दोस्त, और कोई तरीका नहीं है एलिमिनेट करने का, क्योंकि इन्होंने बोला था कि यहाँ पर क्या आएगा, हमें ये नहीं पता क्या आएगा लेकिन ये पता है कि क्या नहीं आएगा। तो जो नहीं आएगा हमने उसको क्या किया, पहले ही एलिमिनेट कर दिया। जब नहीं आएंगे, 3 वर्ड नहीं आएंगे तो जो बच्चा वही होगा, जो बच्चा वही तो होगा ना। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? आप एक प्रबंधक है, मान लो आप एक मैनेजर है, मैनेजमेंट आप कुछ संभाल रहे हैं और आपका कोई कर्मचारी है, कोई एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बस वो कुछ भी कर रहा है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो सही डिसीजन होगा वो क्या होगा? उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात, टॉक टू हिम एंड ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम। सही है, मुझे तो सही लग रहा है यही करना होगा। उसे निकाल देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार, निकालेंगे क्यों, पहले बात करने की कोशिश करेंगे ना, ढंग से काम नहीं करना बाद में देखेंगे ना निकालना वगैरह। उसे सुधरने के लिए सप्ताह का समय देंगे, ये तो एक क्या हो गया, वार्निंग टाइप का हो गया, ये थोड़ी ना करेंगे। उसे फटकार लगाकर निकाल देंगे, निकाल देना, फटकार लगा के निकाल देना, इन दोनों बातों में क्या फर्क है ये बताओ? थोड़ा एम्फेसाइज करके लिख दिया चौथी वाली बात को। तो उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या रीजन है, और अगर रीजन रीजनेबल होगा तो उसको आप करेक्ट करेंगे और नहीं होगा तो आप उसको उसके बाद निकालने की बात करेंगे। लेकिन पहले तो सभी काम में क्या होता है, बात करना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। अगला सवाल है, अगले सवाल में बोला है हमसे, ए बी सी डी ई और एफ, ई और एफ अनियमित क्रम में एक गोल मेज के चारों ओर समान अंतर पर रखी हुई 6 कुर्सियों पर इस प्रकार बैठे हैं कि ए डी और ई के बीच में है, सी डी के सामने है तथा डी और बी पड़ोसी नहीं है। हमें थोड़ी सी कंडीशन दे रखी है, 6 लोग दे रखे हैं जो आमने सामने बैठे हैं, 6 लोग होंगे तो आमने सामने ही बैठेंगे। मैं इस बात को हमेशा बताता हूँ, चीख चीख के बताता हूँ कि यदि 6 लोग होंगे, 8 लोग होंगे या 4 लोग होंगे तो वो हमेशा ही आमने सामने बैठते हैं। और यदि 2 लोग, यदि 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं या 9 लोग हैं तो वो आमने सामने नहीं बैठते हैं क्योंकि वो कंडीशन आती है ऑड वाली, और ऑड वाली में एक बंदा बच जाएगा अगर आप आमने सामने बैठाएंगे। तो इसमें तो हमें आमने सामने बैठाना ही पड़ेगा। हमसे ये बोला गया है कि ए डी और ई के बीच में है, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग बात ये बोल दी गई है कि जो सी है वो डी के सामने है, जो सी है वो डी के सामने है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सी को डी के सामने रख देता हूँ, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी रख दिया। क्लियर है? आप कहेंगे भैया एकदम क्लियर। डी और बी पड़ोसी नहीं है, यानी बी इधर नहीं होगा, बी इधर नहीं होगा, ए डी और ई के बीच में है। जो ए है वो डी और ई के बीच में है। देखो मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ और ई को यहाँ रख सकता हूँ। आप कहेंगे भैया बिल्कुल रख दो, ए जो है वो डी और ई के बीच में है। और एक बात बोली थी, डी और बी पड़ोसी नहीं है, डी और बी पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ पर बी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो ए आ गया तो बी आएगा इधर, और जो बच गया एफ वो आएगा इधर। आगे कंडीशन मुझे क्या दे रखी है, उससे अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ए एफ के सामने है, नहीं एफ के सामने ई है, पहला वाला गलत। डी ई के सामने है, या डी ई के सामने, डी के सामने तो सी है, दूसरा वाला गलत। सी और बी पड़ोसी हैं,
नहीं, सी और बी पड़ोसी है, यही वाली बात ठीक है। क्या है, सी और बी पड़ोसी है, बी ई के पड़ोस में है, नहीं बी ई के पड़ोस में नहीं है भैया। तो यही वाली बात ठीक थी। अगला सवाल है, यदि एल को प्लस एम को माइनस एम को मल्टीप्लाई और पी को डिवाइड लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा भैया? एन को लिखा जाता है एन को लिखा जाता है मल्टीप्लाई, और एल को लिखा जाता है कितना, प्लस प्लस 42, और पी को कितना लिखा जाता है, पी को लिखा जाता है डिवाइडेड बाई 2, और एम को लिखा जाता है माइनस आर। तो ये कटेगा कितने बार, 21 बार, 21 बार, और ये 140 हो जाएगा, 140 और प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 13, 140 प्लस 13 हो जाएगा मेरे पास 153। क्या 153 आंसर में है, मतलब 153 ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? देखो अगला फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, और इस सीरीज के क्वेश्चन में हमसे बोला है कि गलत पद क्या होगा। इससे पहले वाले में हमें गलत पद ही बताना था, और इसमें भी हमें गलत पद बताना है। तो करते हैं भैया, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है तो मैं कमेंट तो देखूंगा नहीं, और कमेंट नहीं देखूंगा तो क्लास थोड़ी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आपका भी कुछ फायदा हो जाएगा इससे। 4 से 9 लिखा गया है, 4 से 9 कैसे लिखा जा सकता है? 4 का 2 गुना करके प्लस 1, 4 का 2 गुना करके प्लस 1 9 आ जाएगा, 9 का 2 गुना करके प्लस 1 आ जाएगा, 19 का 2 गुना करके प्लस 1 हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 हो रहा है, 39 का 2 गुना करके प्लस 1 हुआ है, लेकिन इसका 2 गुना करके प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना होना चाहिए था, 18 और 15 159, कितना होना चाहिए था, 159, और है कितना, 160, यानी ये 160 गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था मेरे पास 159, कितना होना चाहिए था, 159। तो ये 160 ही गलत है। अगर मैं 159 का 2 गुना करके प्लस 1 करूंगा तो 319 आ जाएगा, एकदम ठीक है। तो ये 159 की जगह कितना लिखा था, 100। अगला सवाल है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आपको लेटर्स में भी लगाना है, और कोडिंग डिकोडिंग आपको नंबर्स में भी लगाना है। देखते हैं मेरे दोस्त क्या दे रखा है इस सवाल में। एबीसी को दे रखा है 29, डीई एफ को दे रखा है 28, यानी एक बात तो क्लियर है, जो नंबर है उसमें कितना हो रहा है, नंबर में -1 हो रहा है, नंबर में -1 हो रहा है, नंबर में कितना हो रहा है, -1। तो अगर मैं नंबर में -1 करूंगा ठीक है, नंबर में -1 करूंगा ठीक नहीं है, नंबर एक -1 ठीक नहीं है, यानी ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए, बचे मेरे पास दो ऑप्शन। ए से लिखा गया है डी यानी +4, बी से लिखा गया है ई यानी +3, और ए से डी भी +3 हो रहा है, सॉरी +3 और +3। तो जे से +3 14 नहीं हो सकता, पी से +3 19 हो गया, क्यू से +3 हो गया, और आर से +3 भी हो गया। +3 और -1 लास्ट में था, तो -1 लास्ट में हो गया, बाकी +3। क्लियर है? क्या ये बात नहीं क्लियर है मेरे दोस्त? अगला सवाल है, अगला सवाल क्या दे रखा है मुझे, निम्नलिखित में से उस चौथे शब्द समुच्चय को ज्ञात करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसा पहला दूसरे से है। ठीक है, एस से मेरे पास एल लिखा गया है, अगर मैं एस से एल लिखने जाऊंगा सीधा सीधा, अगर मैं एस से एल लिखने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 19 में से माइनस का 7 करना पड़ेगा, 19 में से माइनस का 7 करके ही 12 आएगा, 12 पर होता है माइनस का 7 करके। अगर मैं 16 में से माइनस का 7 करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास आई, आई मतलब 9 नंबर पे होता है, 9 आ जाएगा, आई सब में है, यानी पहला वाला मेरा लॉजिक एकदम ठीक जा रहा है। अगर मुझे 21 से 16 लाना है तो मुझे माइनस का 5 करना पड़ेगा, अगर मैं 18 से माइनस का 5 करूंगा तो 13 आ जाएगा, 13 पर होता है एम। आई के बाद एम होना चाहिए था, पहला आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। अब देखो आई के बाद एम, आई के बाद एम, अब तीसरा वाला भी चेक करना पड़ा, डब्ल्यू से टी हुआ यानी माइनस का 3 हुआ, अगर मैं 20 से माइनस का 3 करूंगा तो क्यू आ जाएगा, आई एम क्यू, क्या हो जाएगा, आई एम क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, ये होता है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, कंटिन्यूअस अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं इसको। और इसको करने के दो तरीके होते हैं, आप या तो इसको गिनकर इस तरीके से स्लाइस लगा सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, या आप क्या कर सकते हैं, जब आपको लॉजिक पैटर्न पकड़ में आ जाए ना, फिर आपको ये स्लाइस लगाने की जरूरत नहीं होती, पता है क्यों? पी एन ओ, पी एन ओ, पी एन एम ओ, देखो पी एन एम ओ यानी पूरा ही लॉजिक यहाँ तक मुझे लिख गया, और पी एन एम ओ के अलावा कोई और वर्ड है नहीं। तो पी एन एम ओ, एम से पहले क्या है, एम से मतलब ओ से पहले है एम, तो यहाँ पर एम हो गया। पी के बाद क्या है, एन है, पी एन एम ओ, पी एन एम ओ, पी एन एम ओ, और पी एन। तो जो मेरे पास बन रहा है वो क्या आना चाहिए, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। आप इसमें क्या कर सकते थे, आप इसमें इस तरीके से जो मैं बता रहा था अभी, ऐसे डंडे भी खींच सकते थे इसके लेटर्स गिन के, लेकिन जब भी आपको पैटर्न ऐसे ही फॉलो हो रहा हो, मतलब ऐसे ही दिख रहा हो कि इसका जो मतलब किस तरीके से ये फॉलो हो रहा है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, यही होता है थोड़ा समय बचाने का तरीका। यदि यदि ओ बेटा है पी का, यदि ओ कौन है, बेटा है पी का, ओ बेटा है पी का, ओ किसका बेटा है, पी का, पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू कौन है, पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू कौन है, बहने हैं।
क्यू की माँ आर है, क्यू की माँ आर है तो पी की भी माँ आर होगी भैया, बिल्कुल होगी, दोनों बहनें हैं। तथा एस बेटा है, अगर एस बेटा है तो एस इन तीनों का भाई होगा। क्यू की माँ आर है तथा एस बेटा है आर का, देखो एस बेटा है आर का, ओ का एस से क्या संबंध है, ओ एस का कौन हुआ, फिर ओ एस का मामा हुआ, फिर सॉरी, एस ओ का मामा हुआ, और पूछा है ओ का एस से क्या संबंध है, तो ओ एस का भांजा हुआ, कौन हुआ, भांजा, भांजा। और भांजे से बताऊं मैं आपको, अभी हमारे भांजे साहब घर आए हुए हैं और इस कदर शैतानी कर रहे हैं वो। 2 बार तो क्लास में इतना बोल रहे थे, आप पहली वाली क्लास देखेंगे तो आपको पता लगेगा, वो बोल रहे थे कि छुट्टी पड़ गई है, अब सीधे मामा की रेल बनाएंगे जाके, पता नहीं भाई कहाँ से सीखते हैं ऐसी बातें, बट हाँ, मजे कर रहे हैं वो छुट्टी की अपने फुल। यदि ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है और सी बराबर 4 है तथा डी बराबर 5 है, तब 20, 22, 19, 23, 6 और 26 का अर्थ क्या है, ये बताना है। ए बराबर 2 है, ए का मतलब है +1 किया गया होगा, बी का मतलब है +1 हुआ है, सी का 4 से मतलब है +1 हुआ है, डी का 5 से मतलब है +1 हुआ है। +1 हुआ होगा यानी इसमें से एक कम कर दूंगा तो एस आ जाएगा। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 21 आ जाएगा, 21 पर यू होना चाहिए, एस यू होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन कटे। इससे एक कम कर दूंगा 18 आ जाएगा, इससे एक कम कर दूंगा 22 आ जाएगा यानी बी, और इससे एक कम कर दूंगा तो 5 आ जाएगा यानी ई, इससे एक कम कर दूंगा तो 25 आ जाएगा यानी वाई। देखो कहाँ तक चेक कराना पड़ा, देख रहे हो आप कहाँ तक चेक हुआ है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन तक। हालांकि अगर हम लास्ट से चेक करते तो हमारे 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो सकते थे, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। ए बी से भारी है, ए बी से भारी है, ए भारी है बी से, सी डी से हल्का है, यानी डी भारी होगा सी से, सी डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, यानी ई डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, तो ये बी हो जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा, बन गई वही सीरीज। उनमें सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का भैया सी हो गया, फिर तुम कौन हो गया, सी हो गया। अगला सवाल, अगले सवाल में बोला है निम्न आकृति में कितनी सीधी रेखाएं, हमें सीधी रेखाएं बताना है। देखो अगर मैं सीधे सीधे काउंट करने जाऊं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इस सीधी रेखा काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले आप हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल चेक करें, और फिर उसके बाद में अगर तिरछी पड़ी हुई है वो चेक करें। देखो 1, 2 और ये 3, 3 तो हो गई ये ब्लू वाली, प्लस अब क्या चलेगा, इस पे ग्रीन चल सकता है ना, ब्लैक चल सकता है। देखो अगर मैं ब्लैक से चेक करूँ, ये वाली लाइन है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 हो गई ये ब्लैक वाली, प्लस अब मैं इसमें ना रेड कलर लेने की सोच रहा हूँ, रेड कलर से अच्छा इस पे चलेगा ये ग्रीन वाला। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब ये वाली चेक करो, 1, 2 और फिर इसको 3 और फिर ये 4, 4 हो गई ये ग्रीन वाली, प्लस इस वाले कलर से ले लेते हैं, इस वाले से 4 ये हो गई। अब एक ये बच रही है, देखो ये वाली, ये एक, ये एक, कुछ और बच गया जिस लाइन पे मैंने नहीं बनाया है अभी कुछ, तो ये हो गई 3 और 4 8, सॉरी 3 और 5 8, और 8 4 12, 12 और 2 14, यानी 14 लाइनें आ रही हैं, कितनी आ रही है, 14 लाइनें, कुछ छूट तो नहीं गया ना, सारी लाइनें कवर हो गई। सारी कवर हो गई ना, कुछ नहीं छूटा है, 14 लाइनें, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। पानी नदी बांध, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, पानी नदी बांध। और दूसरे बोला है भारत, मुंबई और दिल्ली, भारत के अंदर मुंबई है लेकिन मुंबई के अंदर दिल्ली नहीं है, क्योंकि एक के अंदर एक राज्य, समुद्र और पिता, नहीं समुद्र पिता और राज्य, ये तो बिल्कुल उटपटांग सा लॉजिक है। एशिया भारत और पुणे, ये बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इसको एशिया बोल दूं, क्या बोल दूं, एशिया, अगर मैं इसको भारत बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अगर पुणे बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एशिया के अंदर भारत है, भारत के अंदर पुणे है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, श्याम बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, यानी ये कोई पंक्ति है, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी। श्याम क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, जो श्याम भैया है वो लेफ्ट हैंड से कितने पर बैठे हुए हैं, लेफ्ट हैंड से बैठे हैं हमारे पास 13वें स्थान पर, 13 पोजीशन। तथा नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है, नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। देखो 40 लोग हैं तो नीना यहीं कहीं भटक रही होगी, इतनी दूर तो जाएगी नहीं। नीना कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर, 9th पर। आगे मुझसे क्या बोला है, श्याम और निखा के बीच में कितने लोग हैं, श्याम और निखा के बीच में कितने लोग हैं, यदि निखा नीना के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, निखा नीना के बाईं ओर से, तो ये नीना है तो निखा इधर आ जाएगी बाईं ओर से चौथे स्थान पर, बाईं ओर से चौथे पर ये निखा आ जाएगी, कौन आ जाएगी, निखा। देखो निखा और नीना कितना कंफ्यूज कर रही है, तो ये यहाँ से कितने पर आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी ये 13वें स्थान पर,
ये आ जाएगी यहाँ से 13वें स्थान पर। देखो ये यहाँ से 13वें पे आ गई, यहाँ से यहाँ तक चौथे पे थी ना, यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये यहाँ से यहाँ तक 13वें स्थान पर आ गई, 13वें पे आ गई। यो और ये श्याम यहाँ से 13वें पे, देखो श्याम यहाँ से 13वें पे, ये यहाँ से 13वें पे, मतलब 13 ये हो गए, 13 ये हो गए। और टोटल कितने थे? टोटल 40 थे। अगर मैं 40 में से 13 और 13 26 घटा दूंगा, कितने घटा दूंगा? 26, तो बचेंगे कितने? 14 लोग। यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे। क्लियर है? इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अगला सवाल देखते हैं भैया। एन एक गैलरी की सफाई करने जा रहा है जिसका प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है। एन एक गैलरी की सफाई करने जा रहा है जिसका प्रवेश द्वार साउथ की ओर है। इसमें घुसा हो, उसके बाद क्या हुआ? गैलरी में प्रवेश करने के बाद एन बाईं ओर सफाई करता है, यानी यहाँ देखो घुसा और बाईं ओर सफाई करेगा, यानी इस तरफ सफाई कर रहा है। उसके बाद बोला है एक ही बार में एन झाड़ू के साथ अपनी बाईं ओर 45 डिग्री का टर्न ले लेता है। 45 डिग्री का टर्न ले लेगा भैया, ये लिवा दो इसको, टर्न लिवा दो 45 डिग्री का पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से ये 45 डिग्री घूम जाएगा, कितना घूमेगा? 45 डिग्री। तो अब वो इस तरफ होगा, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था और ये वेस्ट था। अब ये नॉर्थ ईस्ट में है। किधर है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। एक कूट भाषा में मिल्टन को LMRJGK और माउस को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेकिन को कैसे लिखा जाएगा? मिल्टन को कैसे लिखा गया है? MILTON से लिखा गया है, LMRJGK। और माउस को कैसे लिखा गया है? देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करूं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, तो एन से लिखा गया है एल, यानी माइनस का कितना हुआ है? 2। और फिर 13 से लिखा हुआ है माइनस का 2 हुआ है। फिर टी से आर लिखा है माइनस का 2, यानी लास्ट वाले से माइनस का 2 रहते हैं। तो इससे माइनस का 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? सी। इसमें माइनस का 2 करूंगा कितना आ जाएगा? 17। और इस वाले में माइनस का 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा। इसमें माइनस का 2 की, तो लास्ट वाले से माइनस का 2 रहा है। अगर मैं एन से माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 पर एल होता है, ये कटा। टी से माइनस 2 करूंगा, सी आ जाएगा। और ए से माइनस 2 करूंगा तो आई आ जाएगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद ए से माइनस 2 करूंगा तो वाई आ जाएगा 25 पर, ये हो गया। LCYR, LCIYR। अब मिरर इज प्लेस टू राइट ऑफ द गिवन फिगर। ओके, मिरर इमेज है और वाटर इमेज जब भी आते हैं तो मैं ये कहता हूँ आप सही मत देखिए, आप गलत देखिए। अगर आप गलत फाइंड आउट कर लेंगे तो सही तो खुद ही आ जाएगा। हमें इसमें गलत फाइंड आउट करना है। अगर मैं गलत की तरफ जाऊंगा तो इसमें गलत क्या है? कभी भी मिरर इमेज में कुछ भी उल्टा नहीं होता है, तो उल्टा वाला पहले घटेगा। उसके बाद क्या होता है? देखो उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये टी उल्टा था और कहीं कुछ उल्टा है? हम्म, ये तो बिल्कुल एज इट इज है, एज इट इज तो आता नहीं है, मिरर इमेज में चेंज हो जाती हैं चीजें। अब बचाइए, SMYON। देखो NO और ON, क्या होना चाहिए था? ONY, ONY, ONY। तो ONY इसमें आ रहा है, ONY इसमें नहीं आ रहा है। देखो ये गलत हो गया। फिर रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, तब बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। देखो दक्षिण की ओर गया कितना? 12 किलोमीटर। हालांकि ये सवाल बहुत आसान होते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं फिर भी करा देता हूँ। फिर बाएं मुड़ता है और जाता है 6 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, तथा फिर से बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया गया। अब प्रारंभिक बिंदु से रोहित कितनी दूर है? देखो इसमें बोलना चाहिए था रोहित शॉर्टेस्ट कितना है, शॉर्टेस्ट दूरी, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, 12 6 18 4 22 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, शॉर्टेस्ट दूरी की बात कर रहा है, तो मैं शॉर्टेस्ट ही निकालूंगा, यानी इस वाली लेंथ की बात कर रहा है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो ये यहाँ से यहाँ तक 12 थी, यहाँ से यहाँ तक 4 थी, तो ये 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और ये तो 6 है ही। हम्म, इसको मैंने कैसे लिख दिया भैया? इसको कैसे लिख दिया मैंने? ये 12, 12 तो ये है ना, ये तो 6 है ना, ये 6 है। और ये बताना है। और ये यहाँ से यहाँ तक 12 है। देखो ये वाली 12 नहीं है, ये 12 नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 8 6 10, 8 6 10 ट्रिपलेट होता है ना, 6 8 10, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, 10। ठीक है। अगले सवाल में बोला है दिए गए चित्र में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? इंडियन, एशियन और इंडियन। एथलीट है, एशियन है और इंडियन है। देखो जितने भी एशियन, जितने भी इंडियन है वो एशियन जरूर होंगे, जितने भी इंडियन है वो एशियन जरूर होंगे, यानी एक के अंदर तो बनेगा। ये बन सकता है? नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। देखो अगर मैं इसको एशियन बोल दूं, इसको इंडियन बोल दूं और इनको एथलीट बोल दूं, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि जितने भी इंडियन है वो एशियन है, और कुछ इंडियन एथलीट हो सकते हैं, कुछ एशियन एथलीट हो सकते हैं। तो ये वाला बिल्कुल ठीक आंसर है। एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 5 पासे के निचले पार्श्व पर है, यानी निचले फेस पर है, तो उसके ऊपर क्या होगा? 5 के अपोजिट बताना है। देखो 5 के अपोजिट बताओ, यहाँ से 6 से स्टार्ट करो। 6 4
यानी सॉरी 4 से स्टार्ट करो, 4 1 3 और 4 2 6, यानी इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, जो बचा यानी 4 वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के। क्लियर। अगले सवाल में बोला है, यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p q से विभाजित किया जाता है, p q से विभाजित किया जाता है। अब ये बताना है बस, मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू से विभाजित किया जाता है, माइनस का अर्थ क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ है क्यू पी में जोड़ा जाता है। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 6 में जोड़ा जाए या 6 18 में जोड़ा जाए, बात तो बराबर ही आएगी ना। और उसकी बाद जो डिवाइड है, यानी क्यू में से पी को घटाया जाता है, यानी 8 में से 6 को घटाया जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 8 में से 6 को घटाया जाएगा। यानी जो ये वाला टर्म है उसमें से इस वाले टर्म को घटाया जाएगा। पी डिवाइडेड बाई क्यू करते हैं, क्यू से पी को घटाया जाता है, क्या किया जाता है, क्यू से पी को घटाया जाता है। और मल्टीप्लाई किधर गया, पी को क्यू से विभाजित किया जाता है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा जिस तरीके से इन्होंने दे रखा है बिल्कुल उस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, तो इन्होंने बोला था क्यू पी में जोड़ा जाएगा, क्यू पी में जोड़ा जाएगा, यानी 6 18 में जोड़ा जाएगा, 6 18 में जोड़ा। आगे डिवाइड का मतलब है क्यू पी से घटाया जाएगा, यानी ये 18 जो है वो घटाया जाएगा 8 से, क्यू पी से घटाया जाएगा, यानी 18 को 8 से घटाया जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू से विभाजित किया जाएगा, यानी 8 को 4 से विभाजित किया जाएगा। ये होना चाहिए था फिर तो, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा फिर, 18 और 6 24, और ये 22 22 यही आ रहा है। अगर आप इनको चेंज भी कर देंगे ना, अगर इसको 18 6 या 6 18 कर देंगे तब भी आंसर तो चेंज नहीं होगा ना, फिर भी तो आंसर वही आना है, 22 ही आना है, दोनों तरफ से 22 ही आना है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंसर थोड़ी बदल जाएगा। किसी कोड भाषा में एयर को लिखा जाता है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है स्काई, स्काई कहलाता है येलो, और येलो कहलाता है वाटर। क्लियर स्काई का रंग क्या होता है, क्लियर स्काई का रंग होता है ब्लू, और ब्लू क्या कहलाता है, ब्लू कहलाता है स्काई। क्लियर स्काई का रंग होता है ब्लू और ब्लू कहलाता है स्काई, तो स्काई को, क्लियर स्काई को स्काई ही बोलेंगे। ए एफ ए ई जेड से ई आई ओ लिखा जाता है, यानी क्या लिखा जाता है, ए ई जेड से ई आई वाई, ई आई वाई, ठीक है। आई ओ एक्स से क्या लिखा जाएगा, किससे, आई ओ एक्स से, आई ओ और एक्स से क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें एक लॉजिक फॉलो हुआ है, क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, आपने वॉवेल तो पढ़ ही रखे होंगे बहुत बचपन से, ए ई आई ओ और यू। ए के बाद कौन सा वॉवेल आता है, ई आता है, ए के बाद कौन सा वॉवेल आया, ई आया, ई के बाद कौन सा वॉवेल आया, आई आया, यानी वॉवेल की जो पोजीशन थी वो बदली। अगर मैं आई के बाद वॉवेल की बात करूंगा तो आई के बाद आ जाता है ओ, तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा ओ के बाद वॉवेल कौन सा आ जाएगा, यू, ओ के बाद यू आ गया, यानी ओ यू होना चाहिए था, ओ यू, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे वाला अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, वाई से एक्स कैसे लिखा है, -1 करके, तो एक्स से -1 करूंगा, यानी 23 नंबर पे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ओ यू डब्ल्यू, ओ यू और डब्ल्यू, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। विषम क्या हुआ, 1090 626 841 या 962। 1090 क्या होता है, 1090 189 प्लस 1 हुआ है, और ये होता है 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर होता है ना। और ये 625 प्लस 1 हुआ है, यानी स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, और ये पूरा पूरा स्क्वायर ही लिख दिया, ये 961 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा 841। अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण को एम एन रेखा पर रख दिया जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। एम एन पर रखा जाता है, एम एन पर जब रखा जाएगा तो ये कितना होना, क्या होना चाहिए था। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको ना आप क्या करो, इसको एलिमिनेट करो, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये वाली पोजीशन ये कभी ऊपर नहीं जाएगी, और ये जो है ना ये एक से कभी नहीं होंगे। अब बचे ये वाले, और ये जो बड़ा है ना ये बड़ा है अंदर की साइड में, तो ये बड़ा है बाहर की साइड में, ये नहीं होगा, बचा केवल ये, सी आंसर हो जाएगा। पी क्यू का मतलब है क्यू पी का पति है, पी प्लस क्यू का मतलब है क्यू पी का भाई है, और पी डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू की माता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ए डी की नानी या दादी को व्यक्त करता है। ए डी की नानी है, अगर ए डी की नानी है तो ए को क्या होना चाहिए, ए को फीमेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए को फीमेल। तो अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने जाऊंगा तो मैं पहले ये देखूंगा ए फीमेल किस में है। देखो अगर मैं इसमें जाऊंगा पी प्लस क्यू का मतलब है क्यू पी का भाई है, तो बी भाई है क्यू का, यानी बी मेल हो रहा है, फिर यहाँ पर भी बी मेल हो रहा है। और अगर मैं डिवाइड में जाऊंगा, ये पति है, देखो क्यू पति है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्यू पति हो गया, यानी ए फीमेल हो गया, क्यू पति हो गया यानी ए फीमेल हो गया। ये हो गया नहीं हो गया। अब मैं पहले ये दोनों ऑप्शन चेक करूंगा क्योंकि मुझे ए फीमेल चाहिए। अब ये बोला है कि बी पति है ए का, बी पति है ए का, और डिवाइड का मतलब क्या है, बी पिता है सी का,
और प्लस का मतलब क्या है, क्यू भाई है डी का, यानी डी भाई है सी का, डी भाई है सी का। ए डी की नानी या दादी को व्यक्त करता है। ए डी की नानी या दादी नहीं है, देखो एक जनरेशन ऊपर जा रहा है, अगर एक जनरेशन ऊपर जा रहा है यानी ये वाला ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन गया, अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा ये डी वाला, डी वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी पति है किसका, ए का। और डिवाइड का मतलब क्या है, पी पिता है क्यू का, यानी बी पिता है सी का, बी पिता है सी का। और माइनस का मतलब क्या है, सी माता है डी की, सी माता है डी की। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी ना, डी से दो जनरेशन ऊपर जा रहा है ए, यानी या तो ये कौन होगी, अब इसकी इसका नानी हो गई, सॉरी ए जो है वो इसकी नानी हो गई ना, अब ए डी की कौन हो गई, नानी हो गई। माँ की माँ कौन होती है, माँ की माँ नानी होती है। तो ये वाला जो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी वो सही था। देखो मैंने ये दोनों चेक नहीं किए, क्योंकि मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने ए को फीमेल देखा और ए फीमेल, इन दो में मुझे पहले कंफर्म हो गया कि इन दोनों में ए फीमेल है, तो पहले ये दोनों चेक करेंगे। एक गलत हो गया, दूसरा वाला सेटिस्फाई हो गया, नहीं होता तो ऊपर वाले चेक करते। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द है जो कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। कारपेट बन सकता है, बन सकता है। पेंटर बन सकता है, पी आई, नहीं नहीं इसमें आई तो है ही नहीं गई, देखो इसमें आई तो है ही नहीं गई, और आई नहीं है तो आई कहाँ से यूज कर सकते हैं, रिपेंट बन सकता है, डबल ई है, बिल्कुल है। और टी एन ई पी सी ए बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो आई नहीं है, आई नहीं बन सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहीं आई है नहीं, जब यहाँ पर आई नहीं है तो यहाँ पर आई कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता, यही आंसर होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ओके। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे भैया 2 और 3 5 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, मतलब ये दोनों जोड़कर ये लिखा गया है और ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया है। अगर ऐसा है तो ये देख लेते हैं भैया, 5 4 9 हो जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 8 3 11 आ जाएगा, तो 8 3 24 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 24। कल के एक दिन पहले शनिवार था, तो अगला मंगलवार कब होगा, कल के एक दिन पहले, अगर ये आज है, ये कल है, और ये एक दिन पहले है, और इस दिन की बात कर रहा है, इस दिन क्या था, इस दिन शनिवार था, तो ये रविवार हो जाएगा। और आज क्या हो जाएगा, ये आज है, आज क्या हो जाएगा, सोमवार। और मंगलवार कब हो जाएगा, अगले आने वाले कल में, ये मंगलवार हो जाएगा, आने वाला कल। आसान था, मतलब 2 3 जब बात की जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं, आप और नंबर ऑफ ऑड डेज का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन जब बात 7 से नीचे है तो आप नंबर ऑफ ऑड डेज लगा के क्या करेंगे, ये बताओ। 7 से डिवाइड करके तो हम निकालते हैं रिमाइंडर, जब 7 तक तो पहुंच ही नहीं रहे, 2 3 दिन की बात हो रही है, तो आप क्या ही उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज लगाएंगे। कथन में दे रखा है सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। सभी अध्यापक, अगर मैं इसको 100 50 से करूँ तो अध्यापक पर आ जाएगा 100 और ये 50 आ जाएगा। कुछ महिलाएं यानी ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। देखो अध्यापक पर 50 है, अध्यापक पर 100 है, यानी इन दोनों का रिजल्ट बन जाएगा, मतलब महिलाएं और बुजुर्ग का बन जाएगा। सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग नहीं आएगा, क्योंकि सभी पर 100 होना चाहिए था, बुजुर्ग पर है 50, ये नहीं होगा। कुछ महिलाएं बुजुर्ग हैं, कुछ कुछ के केस में बन जाएगा, ये 50 और ये 50 कुछ के केस में बन जाएगा, यानी केवल दूसरा वाला ठीक है। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक ना हो। आप खुद कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, बस आप गिनती लगा लेना बैठ के। किसी भी संख्या p और q के लिए दो संक्रियाएं परिभाषित हैं, दो संक्रियाएं परिभाषा, यानी p, और ये डॉलर वाला साइन है, p प्लस क्यू प्लस 4pq। ओके, p% q का मतलब है p माइनस क्यू प्लस 2q। देखो अगर मैं केवल इस वाले को सॉल्व करूं पहले, जो ये दे रखा है, तो p प्लस क्यू दे रखा है, ये p है और ये q है। p प्लस क्यू यानी 9 + 7 और प्लस 4pq 4 और ये 63, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 16, और ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 6 चौक 24 और 1 25, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये 268 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब 268 और परसेंट कितना आ गया, 4 आ गया। देखो अब वाले केस में ये p हो गया, ये q हो गया, अब ये दूसरी वाली कंडीशन लग जाएगी, p माइनस क्यू यानी 268 -4 प्लस 2q, q कितना है यहाँ पर 2q यानी 8 आ जाएगा, तो -4 + 8 यानी प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, 268 में प्लस 4 जोड़ूंगा तो 272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 272। निम्नलिखित में से विषम बताना है, विषम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा लग रहा था, मुझे इसमें कुछ कंफर्म सा श्योर नहीं हो पा रहा था कि क्या होना चाहिए। देखो p है, कितने पर आता है p, माइनस का कितना हुआ है, 6 हुआ है, माइनस का 6 हुआ है। देखो इसमें सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, बाकी किसी में सेम लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा था। माइनस का 2 हुआ, माइनस का कितना हुआ, 6 हुआ, और माइनस का कितना हुआ, 8 हुआ। अगर मैं इस लॉजिक से जा रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लग रहा था ना, वो यही लग रहा था कि ये अलग है, बाकी ये सारे कोई सेम लॉजिक फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन और भी कुछ हो सकता है, अगर आप देखने की कोशिश करें या मैं इसमें देखने की थोड़ी सी कोशिश करूं, और क्या हो सकता है इसमें। पी और डी में 12 का डिफरेंस है, इसमें 12 का डिफरेंस नहीं है, इसमें 12 का डिफरेंस नहीं है, ये नहीं हो सकता।
जे और डी में 6 का डिफरेंस है, बाकी किसी में 6 का डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, पी और डी को जोड़ दिया, इसका आधा कर दिया, तो आधा करके नहीं आ रहा है, आधा करके नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये वाला होगा आंसर। बाकी आप कमेंट करना अगर आपको कोई और लॉजिक लग रहा हो तो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कन्फ्यूज को EMNBEFTV लिखा जाता है तो सेक्लूडेड को क्या लिखा जाता है, ये बताना है। हालांकि आप उसमें जोड़ के भी देख सकते हैं कुछ ना कुछ, क्या पता उसमें कुछ जोड़ के आ रहा हो, एक बार आप जोड़ के भी देख लेना उसे। मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि वो क्वेश्चन में क्या था सर। कंफ्यूज को लिखा हुआ है EMNBEFTV, कैसे लिखा गया होगा, कैसे लिखा गया होगा? देखो यहाँ पर ई दिख रहा है और यहाँ पर सी दिख रहा है, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ई से -1 कर दिया, एफ से -1 ई आ गया, और एन से -1 एम आ गया, ओ से -1 एन आ गया, और सी से -1 बी आ गया। देखो हो गया ना, इस तरीके से हो रहा है, रिवर्स रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स रिवर्स हो रहा है, -1 और -1 इस तरीके से। और लास्ट के 4 में क्या हो रहा है, अगर मैं इनको चेंज करूँ तो डी से +1 हो रहा है, यानी लास्ट वाले में क्या हो रहा है, +1, फिर +1 एफ, और फिर +1 टी, और फिर +1 बी। यानी शुरू वाले 4 पलट के कितना हो रहा था, -1 और -1, और लास्ट वाले 4 पलट के कितना हो रहा था, +1 और +1। अगर मैं इसको पलट दूंगा तो एल से +1 करूंगा, 12 और 1 13, यानी एम होना चाहिए। सी से +1 करूंगा, डी होना चाहिए। -1 हो रहा है ना पहले वाले पे, सॉरी -1 हो रहा है ना। एल से -1 की आ जाएगा, और सी से -1 बी आ जाएगा, ई से -1 कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, और एस से -1 आर आ जाएगा। अब लास्ट वाले ये 4 थे, अब लास्ट वाले 4 पलट के क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। डी से +1 करूंगा, ई आ जाएगा, ई से +1 करूंगा, एफ आ जाएगा, और डी से +1 करूंगा, फिर से ई आ जाएगा, और यू से +1 करूंगा तो वी आ जाएगा। के बी डी आर ई एफ ई वी यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दी गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। सैलिएंट है, सेलर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं ऑप्शन की हेल्प। 5 2 3 5 3 2 5 2। पहले 5 और 3 में देख लेते हैं, ये है 3 और ये है 5। पहले क्या आना चाहिए, SAI, और 3 में क्या देखा है, SAL। एल होता है 12 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, तो पहले 5 आएगा, 3 नहीं आएगा, ये कटा। 5 के बाद 2, 5 के बाद 2, 3 और 1 में देख लेते हैं। देखो ये 3 है, ये 1 है, SAL और SAL। फिर ए है, SAL के बाद ए 1 नंबर पे होता है, और ये आई 9 नंबर पे होता है, तो पहले क्या आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा। 5 2 और 3, 5 2 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करें। उपरोक्त श्रेणी में बाएं सिरे से तीसरे और दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर आने वाली संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बाएं सिरे से तीसरे, पहला दूसरा और तीसरा सभी संख्याएं 2 अंकों की है, तो ये 76 हो गया। और दाएं सिरे से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, 78 हो गया। 76 और 78, मतलब क्या हुआ, 8 6 8 48, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए। जो इसका यूनिट डिजिट होगा, वो कितना होगा, 8 48, यानी यूनिट डिजिट तो 8 ही रहना चाहिए। 8 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बात खत्म हो गई। क्यों करें हम मल्टीप्लाई, ये बताओ, किस खुशी में मल्टीप्लाई करें इसको? जब यूनिट डिजिट से ही काम चल गया तो किस खुशी में मल्टीप्लाई किया जाए इसे? एक कागज को निम्नलिखित निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये बताना है। हमें ये बताना है ये कैसा दिखाई नहीं देगा, हमें तो उल्टा चल रहा है। हमें ये बताना है ये कैसा दिखाई नहीं देगा। देखो ये पलटा तो ये 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, 2। और एक ही है ना, एक ही तो बनेगा इधर, ये 3 3 कहाँ से बन गया, ये बताओ। 2 बने, 2 बने, इसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये तो बीच में सिंगल ही रहेगा। तो ये डबल तो बनेगा नहीं, ये कटा। अब 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे। अब वो चेंजिंग क्या हो रही है, देखो चेंजिंग ये हो रही है, ये था और ये था, तो ये इस तरीके से तो रहेगा, इसी तरीके से तो रहेगा मेरे दोस्त। लेकिन 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 एक और इसमें क्या हो रहा है पता है, ये इन्होंने मोड़ दिया, ये इन्होंने बना दिया। अगर मैं इसको खोल दूंगा दोबारा से, पहले इन्होंने इस तरीके से मोड़ा, फिर उन्होंने इस तरीके से मोड़ा, तो कोना तो एक ही रहेगा ना, ये कोना तो एक ही रहेगा ना, ये वाला, यही तो कोना रहेगा, ये थोड़ी ना बन जाएगा, ये थोड़ी ना काटा है इन्होंने, ये थोड़ी काट दिया जो ये बनेगा। लेकिन ये तो काटा है ना, ये जब काटा है तो ये कट जाएगा, ये वाला बनेगा ना, डी वाला। ठीक है, क्योंकि बीच वाला तो काटा है, जब बीच वाला काटा है तो कोना कट गया होगा।
अगर कोना कटा होता, हाँ ठीक है, कोना कटेगा ना, कोना कट जाएगा, ये एक और एक्स्ट्रा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोना तो पलटा था, इन्होंने कोना पलटा था और बीच में से काट दिया ये, तो ये कोना तो यहाँ से कट गया होगा, ये एक एक्स्ट्रा बन जाएगा ये वाला, ये जो ये बन रहा है, ठीक है, डी वाला, ठीक है, डी ही बनेगा। फिर से हमने दे रखा है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए? तर्क है हाँ, क्योंकि किसी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिका का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, अगर स्पिनर भी होंगे, फास्टर भी होंगे, और जो स्विंग करके कराते हैं वो भी होंगे, तो ये क्या करेंगे, अच्छा निर्वहन करेंगे। नहीं, क्योंकि दर्शकों को तेज गेंदबाज देखना पसंद है। दर्शकों से क्या मतलब है, अगर तेज गेंदबाजों से टीम हार रही है तो जरूरी है कि दर्शकों को खुश किया जाए? केवल क्या है, केवल एक इसमें क्या है, स्ट्रांग है। तो बहुत आसान सवाल है। यदि ए पी बी का अर्थ है ए प्लस बी, ए एस बी का अर्थ है ए माइनस बी, ओके ओके। 5 P 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 + 6, 5 + 6। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया -3। और एम का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया मल्टीप्लाई बाई -3, और मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 4। और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। ये कटेगा 2 बार, और 3/2 ढाई, मतलब 3/2 1.5 आ जाएगा, तो ये 11 - 1.5। इसमें से 2 घटा लूंगा तो कितना बचेगा, 9, तो ये बचेगा 9.5। निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित ताजा जोखिमों को लगातार बढ़ा रहा है। इस प्रकार के जोखिमों के बिना टेक्नोलॉजी में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकती। आईटी उद्योगों को इस तरह के जोखिमों से निपटने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त कथन में सबसे अच्छी तरह से संबंधित है? सबसे अच्छी तरह से संबंधित क्या है? पहला वाला बोला है टेक्नोलॉजी की ठोस प्रगति में कुछ जोखिम भी शामिल है, ये पहले वाले ने बात की। दूसरा बोला आईटी उद्योग इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है। प्रगति जोखिमों और खतरों से मुक्त होनी चाहिए। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा आईटी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, ये बात तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ, ये बात सही बोल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी की ठोस प्रगति में कुछ जोखिम भी शामिल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ रहा है। देखो अगला सवाल है, डेविड राशिद, विजय और कमल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी हैं जो केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से हैं। हालांकि उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, हमारे पास उनके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। उनमें से 2 गेंदबाज हैं और 2 बल्लेबाज हैं, ठीक है। डेविड केरल से है और राशिद पंजाब से नहीं है, लेकिन वह एक गेंदबाज है। यानी अगर मैं यहाँ पर बॉलर की बात करूं, आगे हमसे पूछा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से है, लेकिन विजय ना तो बल्लेबाज है और ना ही महाराष्ट्र से है। केरल का खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज गेंदबाज के युग्म को दर्शाता है? यानी बल्लेबाज और गेंदबाज होना चाहिए। 4 लोग हैं, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है। अगर मैं केवल इनमें क्या करता हूँ, मैं इन 4 लोगों की जगह क्या लिख देता हूँ, केरल, देखो K 4 केरला, और P 4 पंजाब, और M 4 महाराष्ट्र, और PV 4 पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बल्लेबाज लिख दूँ, बल्लेबाज, और यहाँ पर लिख दूँ गेंदबाज, गेंदबाज, तो हमसे क्या बात बोली गई थी, हमसे ये बोला गया था उनमें से 2 गेंदबाज हैं और 2 बल्लेबाज हैं, ठीक है। डेविड केरल से है और राशिद पंजाब से नहीं है। डेविड कहाँ से है, डेविड केरल से है, तो ये डेविड आ जाएगा। डेविड केरल से है और राशिद पंजाब से नहीं है, लेकिन वह एक गेंदबाज है। राशिद पंजाब से नहीं है, लेकिन वह एक गेंदबाज है। यानी गेंदबाजों में अगर बात की जाए तो राशिद आ जाएगा। कौन आ जाएगा, राशिद। आगे क्या बोला है, बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से है, बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से है, यानी यहाँ पर जो बल्लेबाज है एक महाराष्ट्र से है। लेकिन विजय ना तो बल्लेबाज है और ना ही महाराष्ट्र से है, तो ये विजय नहीं होगा। और बचा कौन है मेरे पास, देखो विजय ना तो महाराष्ट्र से है और ना ही बल्लेबाज है, तो विजय कटा यहाँ से। बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से है, लेकिन विजय ना तो बल्लेबाज है और ना ही महाराष्ट्र है। केरल का खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है, जो केरल में था वो गेंदबाज नहीं है। यानी केरल में कौन था, केरल में कौन था, डेविड केरल से है, तो केरल में कौन था, केरल में डेविड था, और डेविड गेंदबाज नहीं है, तो डेविड कौन है, बल्लेबाज होगा। फिर डेविड कौन होगा, बल्लेबाज होगा। यानी एक डेविड बल्लेबाज हो गया, राशिद गेंदबाज हो गया। तो मुझे बताना था बल्लेबाज और गेंदबाज का युग्म क्या होगा, तो डेविड तो होगा ही होगा। डेविड और विजय, देखो डेविड तो है ही बल्लेबाज, और किसका बताना है, बल्लेबाज और गेंदबाज। तो बल्लेबाज में पहले डेविड आएगा, पहले डेविड आएगा, तो पहले डेविड किधर है, डेविड इधर है। ये बल्लेबाज हो गया, और फिर गेंदबाज भी बताना है, तो गेंदबाज कौन हो जाएगा फिर, डेविड केरल से और राशिद पंजाब से नहीं है, लेकिन वह एक गेंदबाज है। डेविड और राशिद भी हो सकता है, बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से है, लेकिन विजय ना तो बल्लेबाज है और ना ही महाराष्ट्र से। तो देखो विजय कौन हो जाएगा फिर, विजय गेंदबाज हो जाएगा।
क्योंकि विजय ना तो बल्लेबाज है और ना ही महाराष्ट्र से है, तो गेंदबाज हो गया विजय, और डेविड कौन हो गया, बल्लेबाज हो गया। देखो डेविड बल्लेबाज हो गया, यानी ये बैट्समैन हो गया, और ये कौन हो गया, ये गेंदबाज हो गया। बस हमें यही तो बताना है, ये तो बताना ही है कौन कहाँ का गेंदबाज कहाँ का बल्लेबाज। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक सामाजिक रूप से अति प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता हिंसा फैलाने के आरोप में फंसा हुआ है, और वह आपको विशेष दर्जे के साथ धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को समाप्त करने का अनुरोध करता है। आपको क्या करना होगा। विशेष दर्जे का नेता है, मतलब कोई भी कानूनी, अगर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता हिंसा फैलाने के आरोप में फंसा हुआ है और वह आपको विशेष दर्जे के साथ धन की पेशकश करते हुए दायर की गई, मतलब धन की पेशकश मतलब रिश्वत, भाई धन की पेशकश तो रिश्वत हो गई ना, तो ये तो एकदम बात ही निगेटिव हो गई। नेता के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए गुप्त रूप से सहायता की, बिल्कुल नहीं, सामाजिक प्रभाव से क्या मतलब, अपराधी तो अपराधी है। अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए नेता को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। आप नेता को दंड क्यों देंगे, आप कोई न्यायालय थोड़ी है, आप कोई कोर्ट थोड़ी है। प्रक्रिया के अनुरूप निष्पक्ष जांच करने के प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये ठीक है। देखो जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। मुकदमे से हुई हानि को आंशिक रूप से सीमित करने में नेता की सहायता करनी चाहिए, नहीं। आप एक स्टेशन प्रभारी के रूप में एक थाने में तैनात हैं। इसी दौरान आपको आपके थाने क्षेत्र में निकलने वाले एक जुलूस के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें एक सरकारी परीक्षा रद्द होने से नाराज सैकड़ों प्रतिभागियों के शामिल होने की पूरी संभावना है। ऐसे में आपके लिए तर्कपूर्ण कार्रवाई क्या होगी। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को समूह के रूप में एकत्र होने का अधिकार मिला हुआ है, अतः आप इस ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, देखो अधिकार मिला है लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा, वो हिंसक ना हो जाए। इसलिए आगे क्या बोला है, आप अपने क्षेत्र में इस जुलूस से यदि सार्वजनिक जीवन की शांति और व्यवस्था पर संकट महसूस करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का अनुपालन करते हुए इस परिस्थिति से तदनुसार निपटने के लिए तैयार रहेंगे। ये ठीक है। आप जुलूस के नेतृत्वकर्ता पर नजरबंदी की कार्रवाई द्वारा सुनिश्चित करेंगे वे घर से बाहर न निकले, नहीं ऐसा। आप जानकारी मिलते ही जुलूस को अवैध घोषित कर संबंधित व्यक्तियों को शांति भंग करने के लिए जेल भेज देंगे, बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं। हो तो यही रहा है बट ये नहीं होना चाहिए। देखो आप क्या करेंगे, आप अपने क्षेत्र में इस जुलूस से यदि सार्वजनिक जीवन की शांति और व्यवस्था पर संकट महसूस करें, मतलब ऐसा लगे कि हो सकता है ये लोग आग वाग लगा देंगे कहीं, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे कि मतलब हम अपनी फोर्स लेकर तैयार रहेंगे, इनको कुछ गलत नहीं होने देंगे, बट हाँ जुलूस निकलने देंगे क्योंकि वो उनका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर निगरानी करनी चाहिए। शांति के उल्लंघन प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेधादेश लागू करना चाहिए। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो ये सही लग रहा है मुझे। अरेंज फॉर डायलॉग टू क्रिएट मेजर फॉर इंटर रिलीजियस बिलीव्स, ये ठीक लग रहा है मुझे, तो यही होना चाहिए था। तो ये थी आज की क्लास, और रिकॉर्डेड क्लास थी। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर पिन है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, जो भी डाउट है कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।